नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट की पेपर 1 और पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। आपको पता ही होगा कि हमने पेपर 1 में जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट करा दिया है और उसकी जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, उस पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक डाल दूँगी, तो जिनको भी वहाँ पर ज्वाइन होना है वो लोग जो व्हाट्सएप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप में मैं इस वीडियो की लिंक्स प्रोवाइड कराऊँगी और PDF आपको प्रोवाइड कराऊँगी। जब आपको जो टेस्ट सीरीज होती है, डेली टेस्ट सीरीज होगी, तो जो डेली टेस्ट सीरीज है वो टेलीग्राम चैनल पर होगी। ओके, तो इन दोनों की लिंक आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमने यूनिट 1 में पेपर 1 में यूनिट 1 कंप्लीट करा दिया है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का था। ये हमारा यूनिट 2 आज से स्टार्ट हो रहा है, जो पहली ही क्लास से। ओके, तो आज हम रिसर्च में पढ़ने वाले हैं, जो वैज्ञानिक शोध होती है उसके बारे में हम जानने वाले हैं, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपको होगा कि ये साइंटिफिक रिसर्च हमें पढ़ना क्यों है। तो देखिए, जब तक आप साइंटिफिक रिसर्च को नहीं समझेंगे तब तक आप अपनी सब्जेक्ट के रिसर्च को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कोई भी शोध होते, कोई भी रिसर्च होता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है। तो हमें पहले तो ये समझना होता है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की जो शोध है वो किस तरीके से विज्ञान में शोध की जाती है और उनकी जो विशेषता है वो विशेषता क्या है। क्योंकि वैज्ञानिक जो विशेषता है, विज्ञान की जो वैज्ञानिक शोध जो होती है उसकी जो विशेषता है, वही विशेषताएं हमारी शोध में सम्मिलित होती है। ओके, तो चलिए आज का हम ये टॉपिक देखने वाले हैं, वैज्ञानिक शोध का अर्थ, उसकी विशेषता और उसके सोपान के बारे में। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार 2090 में। आई थिंक एक सेकंड में देख लेती हूँ कौन सी शिफ्ट में था। ओके, 2090 में, दिसंबर 2090 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है और उसकी डेट थी 2 दिसंबर 2090। ओके, तो 2 दिसंबर 2090 का जो पेपर था उसमें भी फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, इस वैज्ञानिक शोध के आधार पर आया था। अब ये क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ओके, तो तब तक आप यहाँ पर समझ लीजिए पहले कि ये वैज्ञानिक शोध क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसके सोपान क्या होता है। ओके, तो चले देखते हैं दोस्तों। उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं वैज्ञानिक शोध का अर्थ, यानी कि वैज्ञानिक शोध किसे कहते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिक शोध का महत्व व्यवहार परक विज्ञान में सर्वाधिक है, यानी कि जो हमारा व्यवहार होता है उन व्यवहार के रिलेटेड जो विज्ञान है, जो व्यवहार का हम विज्ञान किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। ओके, पहले विज्ञान की परिभाषा देख लेते हैं कि विज्ञान हम किसे कहेंगे। तो विज्ञान के अर्थ को हम दो दृष्टिकोण से उसे देख सकते हैं। तो दो दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। तो पहले है स्थैतिक दृष्टिकोण। कौन सा है? स्थैतिक। पहला है स्थैतिक दृष्टिकोण। ओके, स्थैतिक दृष्टिकोण को इंग्लिश में बोला जाता है स्टैटिक व्यू। ओके, स्टैटिक व्यू। तो ये जो स्थैतिक दृष्टिकोण है, जिसे हम स्टैटिक व्यू कहते हैं, एक तो ये है, ये पहला दृष्टिकोण। दूसरा है डायनेमिक व्यू, जिसे हम गत्यात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। ओके, दूसरा है गत्यात्मक दृष्टिकोण। ओके, अभी गत्यात्मक दृष्टिकोण है, उससे हम क्या कहते हैं? डायनेमिक व्यू। यानी कि स्टैटिक व्यू और
डायनेमिक व्यू, ये दोनों व्यू से हम विज्ञान के अर्थ को समझ सकते हैं। चले देखते हैं कि गत्यात्मक दृष्टिकोण क्या है और स्थैतिक दृष्टिकोण क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिक व्यू के बारे में। ओके, तो स्टैटिक व्यू किसे कहेंगे? स्टैटिक व्यू से मतलब होता है कि एक विज्ञान का एक कार्य होता है, वो मुख्य कार्य क्या होता है कि नए नए तथ्यों की खोज करना होता है ना। आपने देखा होगा साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, नई नई बातों की खोज करते हैं ना कुछ नया नया खोजते रहते हैं। तो उन नया नया जो खोजते रहते हैं, जो उन्होंने खोजा है, या तो फिर नए नए तथ्यों की जो खोज करते हैं, उन तथ्यों की और जो वर्तमान में जो तथ्यों की जो सूची है उसे उनमें जोड़ देना। यानी कि मान लीजिए कि कुछ शोध की गई है, ये मान लीजिए यहाँ पर कुछ शोध की गई है और इसी शोध में कुछ नई शोध करके इसमें इसे ऐड कर देना। यानी कि जो तथ्य को हमने खोजा है उस खोज में कुछ नया तथ्य को ऐड करना, उसे ही हम कहते हैं स्टैटिक व्यू। क्या कहते हैं? स्टैटिक व्यू। स्टैटिक व्यू को हम क्या कहेंगे? स्थैतिक दृष्टिकोण। ओके, तो स्टैटिक व्यू का मतलब पता चल गया क्या कि कुछ जो भी खोज की गई है उस खोज में हम क्या करते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं, कुछ नई खोजों को उसमें ऐड कर देते हैं और एक सिद्धांत का क्या करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। क्या करते हैं? इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। सिद्धांतों, प्राकल्पनाओं, नियमों, उनका जो ज्ञान होता है उसके भंडार में हम क्या करते हैं, उसके ज्ञान के भंडार को विस्तृत कर देते हैं। ओके, यानी कि कुछ शोध की गई, उसमें नया जुड़ा, उसमें फिर नया जुड़ा, उसमें फिर कुछ नया जुड़ा, उसमें कुछ फिर नया जुड़ा, इस तरीके से कुछ नया 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 जुड़कर वहाँ पर क्या होता है, ज्ञान का जो भंडार होता है वो क्या होता है, विस्तृत बनता जाता है। ठीक है, जो वैज्ञानिक थे आपने देखे होंगे, मान लीजिए कि कोलंबस थे। ओके, चलो कोलंबस का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कोलंबस थे, उन्होंने क्या किया, तो कोलंबस ने एक प्रदेश ढूंढ लिया। अब उन्होंने जो प्रदेश ढूंढा वो वास्तव में अमेरिका का वो प्रदेश अमेरिका था। ओके, उन्होंने जो कोलंबस ने जो ढूंढा वो क्या था, अमेरिका था। लेकिन उसे क्या लगा, ये भारत है ना, तो उसने ये कह दिया कि मैंने भारत की खोज कर ली। आपको पता ही होगा, आपने जो 8वीं या 9वीं क्लास पढ़ी होगी तब आपको आपने सोशल साइंस पढ़ा होगा, तो उसमें आता है। ओके, तो वहाँ पर क्या जब भारत में जो जलमार्ग था वो जलमार्ग क्या हो गया, बंद हो गया था। कॉन्स्टेंटिनोपल का जो पतन हुआ उस टाइम क्या हुआ कि यूरोप का जो व्यवहार भारत के साथ, जो यूरोप के जो लोग थे वो भारत से जो मरी मसाले थे वो ले जाते थे। ओके, तो कॉन्स्टेंटिनोपल का जब पतन हुआ तो ये मार्ग बंद हो गया, जो जमीन मार्ग था वो बंद हो गया। तो अब क्या हुआ, नया मार्ग ढूंढने की ज़रूरत पड़ी। जब नया मार्ग ढूंढने के लिए वहाँ पर ज़रूरत पड़ी, तो जब कोलंबस था तो कोलंबस निकला था भारत को ढूंढने। उसने ढूंढ लिया अमेरिका को, लेकिन उसको लगा कि ये तो मैंने भारत खोजा है। सभी को पता चल गया कि कोलंबस ने भारत खोज लिया। लेकिन कोलंबस के मर जाने के बाद जब अमेरिगो जो वेस्पुची नाम का जो खलासी था उसने क्या किया, उसने फिर से शोध की। देखिए, ये शोध तो हो गई थी, कोलंबस ने कर ली थी। अब अमेरिगो वेस्पुची ने भी उसी पर शोध किया। उसी पर शोध करते हुए अमेरिगो वेस्पुची ने बताया कि कोलंबस ने जो ढूंढा था वो भारत नहीं था, वो क्या था, वो कोई और प्रदेश था। ओके, तो उस समय उस प्रदेश का कोई नाम नहीं था। तो फिर ढूंढा किसने, परफेक्ट बताया किसने कि ये भारत नहीं है, अमेरिगो वेस्पुची ने बताया, है ना, अमेरिगो वेस्पुची ने बताया। तो अमेरिगो वेस्पुची ने बताया कि ये प्रदेश भारत नहीं है। इसी कारण उसके नाम के कारण यहाँ पर जो प्रदेश जो ढूंढा गया था भारत के नाम से, उस प्रदेश का नाम क्या दिया गया, अमेरिका दिया गया। ओके, तो ये क्या हुई, एक खोज हो गई थी और फिर उसमें नई खोज अमेरिगो वेस्पुची, ये कोलंबस ने की, ये अमेरिगो वेस्पुची ने की, और उसमें कुछ नया जुड़ा और फिर क्या हुआ, ज्ञान का
भंडार हुआ, है ना। तो इसी तरीके से बस साइंस वैज्ञानिक शोध इसे ही कहते हैं। ओके, तो विज्ञान इसे ही कहते हैं हम। ओके, ये हमारा क्या था, ये हमारा स्टैटिक व्यू था। अब हम देखते हैं डायनेमिक व्यू की ओर जाते हैं। तो डायनेमिक व्यू किसे कहेंगे, हम डायनेमिक व्यू किसे कहेंगे। तो डायनेमिक व्यू का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कुछ शोधा गया है, कोई शोध की गई है, या तो फिर कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, वो हमें भविष्य में कोई और शोध करनी है तो उसमें हमें क्या होती है, मदद मिलती है। ओके, तो इसे हम कहेंगे डायनेमिक व्यू। जो सिद्धांत यहाँ पर जो स्टैटिक व्यू था, हमारा स्टैटिक व्यू था, उसमें क्या होता था, यहाँ पर सिद्धांत का निर्माण हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सिद्धांत बनाया गया है उसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, कुछ नई शोध करते हैं। ओके, यहाँ का जो सिद्धांत है उसका उपयोग करके यहाँ पर हम कुछ नया ढूंढते हैं। ओके, तो इसे ही हम कहेंगे डायनेमिक व्यू। तो ये दोनों बातें हमें विज्ञान की ओर ले जाती है, यानी कि विज्ञान का अर्थ बताती है कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, प्राकल्पनाओं का प्रतिपादन करता है, नियमों का प्रतिपादन करता है, और उन सभी का प्रतिपादन करके क्या करता है, ज्ञान भंडार को विकसित करता है, विस्तृत करता है। बॉडी ऑफ जो नॉलेज होता है उसे वो क्या करता है, उसे वो बढ़ाता है, विस्तृत करता है। ओके, तो इसे ही हम कहते हैं कि विज्ञान। ओके, चलिए, अब ये बात हुई विज्ञान की। अब देखिए, विज्ञान में जो विधियों का यूज़ किया जाता है, कोई भी साइंस होता है तो उसमें कुछ ना कुछ मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो वो मेथड हम किसे कहते हैं, वैज्ञानिक मेथड किसे कहते हैं, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। तो वैज्ञानिक विधि से तात्पर्य उस विधि से होता है जिसके द्वारा क्या होता है, वैज्ञानिक अपनी जो विषय वस्तु होते हैं, सब्जेक्ट मैटर होता है, जो क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर, जो विषय वस्तु होता है, जो कंटेंट होता है। ओके, तो जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसका अध्ययन एक नियंत्रित परिस्थिति में करता है। क्या कहते हैं, नियंत्रित परिस्थिति में। जो भी परिस्थिति में वो जिस वस्तु पर वो प्रयोग करते हैं, जिस वस्तु पर वो शोध करते हैं, वहाँ पर कैसी परिस्थिति बनती है, नियंत्रित परिस्थिति बनती है। ओके, तो उस नियंत्रित परिस्थिति में वो एक वैध सामान्यीकरण करते हैं। ठीक है, वैलिड जनरलाइजेशन करना का मतलब क्या होता है कि पहले नियंत्रित परिस्थिति को हम जान लेते हैं कि नियंत्रित परिस्थिति में क्या होता है कि कोई वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें से कुछ वेरिएबल्स की, देखिए यहाँ 4-5 वेरिएबल्स है, इसकी इफेक्ट इस पर पड़ रही। अगर आपको कुछ ढूंढना है, कुछ खोज करना है, कुछ रिसर्च करना है, तो मान लीजिए आपको ये जानना है कि इस वेरिएबल की इस पर क्या इफेक्ट पड़ रही है, तो आप क्या करेंगे, इसकी इफेक्ट यहाँ पर पड़ रही है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर इन लोगों की भी इफेक्ट यहाँ पर पड़ रही है। तो वैज्ञानिक क्या करेंगे, इन दोनों को नियंत्रित कर देंगे। यानी कि उन्होंने क्या किया, परिस्थिति को नियंत्रित कर दिया, और उन्होंने इन दोनों को नियंत्रित करके सिर्फ और सिर्फ इसकी इफेक्ट जानने की कोशिश की। ये नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है। ओके, अगर मान लीजिए आपने पावलोव का प्रयोग हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पावलोव ने क्या किया, पावलोव ने एक ऐसा रूम बनाया था, कमरा बनाया था, उस कमरे में कुत्ते को रखा। देखिए, कुत्ते को रखा, लेकिन कौन सी परिस्थिति में रखा, प्रायोगिक परिस्थिति में रखा, है ना। कुत्ते को बांध दिया गया था, ऐसे ही छोड़ ही दिया थोड़ी गया था कि चलो कुत्ते को छोड़ दो और कुत्ते के सामने खाना लाओ, कुत्ता लाड़ गिराएगा, उसके सामने से खाना हटा लो, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना। वास्तविक परिस्थिति में तो कभी नहीं हो पाएगा ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब आपके बारे में, आपको किसी के बारे में जानना है, तो अगर वो व्यक्ति कैसा है उसके बारे में आपको जानना है, तो क्या आप उसे जाकर पूछेंगे कि भाई तुम कैसे हो, तुम्हारा नेचर कैसा है, तो व्यक्ति क्या सच बताएगा, नहीं बताएगा, बिल्कुल ही नहीं बताएगा। वो तो अच्छा बिहेवियर ही करेंगे ना। क्लास में बच्चे जब टीचर नहीं होते तो बच्चे क्या करते हैं, शरारतें करना स्टार्ट कर देते, बातें करना स्टार्ट कर देते। ओके, और टीचर आते ही बच्चे चुप हो जाते हैं, अच्छे बच्चे की तरह बैठ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, तो जब वो बातें कर रहे थे, शरारत कर रहे थे, वो परिस्थिति कैसी थी, वो वास्तविक परिस्थिति थी। ओके, वो क्या थी, वास्तविक परिस्थिति थी।
जहाँ पर उनका बिहेवियर हम अगर छुप कर देखते तो आपको पता चलता है कि बच्चा किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है। अगर वही बच्चा आप उसके सामने जाकर वो खड़े हो जाएंगे तो वो बच्चा ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा। ओके, तो वो नियंत्रित परिस्थिति हो जाती है। तो विज्ञान जो होता है वो नियंत्रित परिस्थिति में, वैज्ञानिक विधि जो होती है वो नियंत्रित परिस्थिति में होती है। ओके, और वैज्ञानिक विधि की जो दूसरी विशेषता है ये होती है कि उसका जो परिणाम होता है ना वो सब पर लागू किया जाता है, यानी कि उसका विस्तृत सामान्यीकरण किया जाए, जनरलाइजेशन किया जाता है। आपने रिसर्च पढ़ा होगा क्योंकि आप पीजी में पढ़कर ही आए होंगे, कोई तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने एमएड किया होगा। ओके, तो उन लोगों ने रिसर्च के बारे में बहुत जानकारी थोड़ी सी तो होगी। तो जनरलाइजेशन क्या करता है कि आपने जो रिसर्च किया है, जिस बात पर रिसर्च किया है, उन बातों को सब पे लागू किया जाता है। ओके, मान लीजिए कोरोना कोविड के बारे में अभी की हाल की स्थिति में हम बात करते हैं। तो जो कोरोना कोविड की जो बात है, तो कोविड-19 की जो इफ़ेक्ट माइंड पर पड़ती है, कोविड-19 की इफ़ेक्ट जो माइंड पर पड़ती है, यानी कि सब लोग डरने लगे थे। शुरुआती दौर में आपने भी देखा होगा कि सब लोग डरने लगे थे, घर के बाहर नहीं निकलते थे, लॉकडाउन की स्थिति जब जाहिर की तब, है ना। तो वहाँ पर क्या था, सब लोग डरने लगे, उनको डर लगने लगा कोरोना से। अगर कोरोना का एक भी केस गांव में भी हो जाता ना तो भी सब डरते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, परिस्थिति से सब वाकिफ होते गए, उन्हें पता चलने लगा कि कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे बचने के लिए हमें खुद से ही उससे कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है ना, जैसे कि सोशल डिस्टेंस रखना होता है, ये सारी बातें हमें याद रखनी होती है, ध्यान में रखनी होती है, तभी जाकर हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो कोविड-19 के कारण बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च कर दिए हैं, क्षेत्र जो शोध होती है वो क्षेत्र शोध उन्होंने किए। ओके, तो इस तरीके से हम कुछ कह सकते हैं कि कोविड-19 की अपने मन पर, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर असर होती है। ओके, अब ये लोगों ने ये किस तरीके से कह दिया कि कोविड-19 की इफ़ेक्ट व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ती है। तो उसके लिए उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करके उन्होंने क्या किया, सब पर ये जो जनरलाइजेशन किया, सब पर ये लागू किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो वैज्ञानिक विधि होती है उसकी यही विशेषता होती है कि उसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है, सब पर लागू किया जाता है। यानी कि मैंने आपको पहले भी जो रिसर्च के मैंने जो क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी वहाँ पर मैंने बताया हुआ था कि कुकर में चावल पकाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक चम्मच लेते हैं और चम्मच से इसमें से चावल लेते हैं और थोड़े से चावल को हम दबा कर देखते हैं कि चावल पक गए या नहीं पक गए, और उसके अकॉर्डिंग हम ये पता करते हैं कि अगर चावल पक गए तो इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये सारे चावल कैसे होंगे, पक गए होंगे, है ना। तो ये क्या किया आपने जनरलाइजेशन तो किया, घर में भी हम जनरलाइजेशन करते हैं कि चावल को लिए सब्जी, अगर सब्जी पकाने लिए रखी हो तो चम्मच में सब्जी का एक थोड़ा सा भाग ले लेते हैं और उसे दबा कर देखते हैं कि पक गया है या नहीं पक गया। अगर वो पक गया है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पूरी सब्जी पक गई है। तो यही तो विज्ञान है, यही तो वैज्ञानिक विधि है। ओके, तो अब आपको पता चल गया विज्ञान किसे कहते हैं, वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं। अब आते हैं शोध पर। ओके, अब हम आते हैं शोध पर, थोड़ा सा रुकिए यहाँ पर। ओके, कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं वैज्ञानिक शोध। तो वैज्ञानिक शोध का जो महत्व होता है, व्यवहार परक विज्ञान, यानी कि जो वैज्ञानिक शोध होते हैं इसमें क्या किया जाता है, जो विज्ञान इसी वस्तु को मानता है जिसे आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप बता सकते हैं, जिसका आप क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, इन सारी बातों को विज्ञान मानता है। ओके, तो वैज्ञानिक शोध का जो महत्व होता है वो व्यवहार परक विज्ञान में सर्वाधिक होता है, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम बता सकते हैं। ओके, जिसका हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ओके, जिसका हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं, उन बातों को महत्व देता है वैज्ञानिक शोध।
किसी समस्या या प्रश्न का समाधान करने का क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ प्रयास ही वैज्ञानिक शोध है। देखिए, क्रमबद्ध, क्रम में होता है। सबसे पहले समस्या की पहचान करो, उसके बाद उसका जो क्षेत्र होता है उसको प्रतिबिंबित करो, उसके बाद उसके हेतुओं को निर्धारित करो, उसके बाद प्राक कल्पनाएं रचो, प्राक कल्पना के बाद उसमें कौन सी पद्धतियों आप यूज़ करोगे उसके बारे में डिज़ाइन नक्की करो, उसके बाद डिज़ाइन के बाद आप उसकी माहिती को, जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा होता है उसे कलेक्ट करो, डाटा कलेक्ट कर उसका एनालिसिस करो, एनालिसिस करके उसका जनरलाइजेशन करो, है ना, और उसका कंक्लूजन निकालो। तो यही तो साइंस है। ओके, यही तो वैज्ञानिक शोध है। साइंटिफिक रिसर्च इसे ही कहते हैं जो क्रम में होती है। वस्तुनिष्ठ प्रयास होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रयास किए जाते हैं। इसमें शोधकर्ता एक नियंत्रित एवं अनुभविक अनुसंधान करता है। यहाँ पर अनुभव भी जरूरी होता है, इम्पिरिकल भी जरूरी होता है, जिसे अनुभविक कहते हैं, इम्पिरिकल रिसर्च। तो यहाँ पर क्या करता है, शोधकर्ता जो होता है वो नियंत्रित एवं अनुभविक अनुसंधान यानी कि इम्पिरिकल रिसर्च करता है। इससे प्राप्त निष्कर्ष अधिक निर्भर योग्य होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी निष्कर्ष निकलते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो निर्भर योग्य होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं उसका अर्थ। ओके, चलें अब देखिए उसकी हम पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषाएं देख लेते हैं। तो कर्लिंगर है, उन्होंने वैज्ञानिक शोध की परिभाषा दी है कि स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध, नियंत्रित, आनुभविक एवं आलोचनात्मक अनुसंधान जो घटनाओं के बीच के कल्पित संबंधों को, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, बीच के, ओके, यहाँ पर आएगा बीच के जो घटना होती है उसके बीच के कल्पित संबंधों के सिद्धांतों एवं प्राक कल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है, जिसे वैज्ञानिक शोध कहते हैं। देखिए, तो स्वाभाविक घटनाओं जो घट रही है उन घटनाओं का क्रमबद्ध, उसको नियंत्रित करके, जो नियंत्रित करना होता है उसे नियंत्रित करते हैं। आनुभविक, इम्पिरिकल एवं आलोचनात्मक अनुसंधान जो घटनाओं के बीच के जो कल्पित संबंध होते हैं, जो हम कल्पना करते हैं उन संबंधों के बारे में। आपने देखा होगा, अगर आप वेरिएबल्स जो कोरिलेशन रिसर्च के बारे में आपको पता ही होगा, तो क्या होता है, सहसंबंधात्मक, तो पहले से उसका संबंध कल्पित किया जाता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। यानी कि जो हाइपोथेसिस की हम रचना करते हैं वो क्या कल्पित होती है। ओके, तो ये कल्पित संबंधों के सिद्धांतों एवं प्राकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक शोध कहा जाता है। शोध किसी नियंत्रित प्रेक्षण का क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ अभिलेख एवं विश्लेषण है। देखिए, ये सिर्फ आपको जानने के लिए कि शोध क्या है उसके बारे में थोड़ा सा, वैज्ञानिक शोध किसे कहते हैं उसके बारे में आपको डेफिनेशन देखनी। ओके, ये कर्लिंगर ने दी थी। अब ये है बेस्ट एवं कान ने दी है। तो क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ, अभिलेख, विश्लेषण, ये सारे शब्द आपको याद रखने। ओके, जिसके आधार पर सामान्यीकरण, नियम या सिद्धांत विकसित किया जाता है। ओके, जिससे बहुत सारी घटनाओं जो किसी खास क्रिया का परिणाम या कारण है हो सकती है को नियंत्रित कर उनके बारे में पूर्व कथन किया जाता है। अभी मैंने बताया ना आपको, पूर्व कथन, हम पहले से पूर्व कथन करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले तो हम उसके बारे में पता लगाते हैं कि भाई क्या हुआ, घटना क्या घटी, उस घटना के पीछे का रीज़न क्या था। उस रीज़न को जानकर हम क्या करते हैं कि उसके बारे में कुछ आगाही करते हैं, कुछ भविष्यवाणी करते हैं, कुछ पूर्व कथन करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, डिप्रेशन की वजह से उसे बार बार गुस्सा आता रहता है, सब पर गुस्सा करता रहता है। ओके, तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सबसे पहले उसका पता लगाया जाता है कि वो ये बिहेवियर क्यों कर रहा है,
उसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न को जानने के बाद वो क्या करेंगे, उस परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ भविष्यवाणी, पहले भविष्यवाणी करेंगे कि भाई अगर इसकी परिस्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो क्या होगा, इसको मेंटली डिस्टर्बेंस के कारण वो क्या हो सकता है, पागल भी हो सकता है व्यक्ति, है ना। तो ये भविष्यवाणी करके उसके बारे में ये थोड़ा सा सॉल्यूशन दिया जाता है कि इसको इस परिस्थिति से किस तरीके से बाहर लाना चाहिए। ओके, तो यही तो विज्ञान है। ओके, यही तो वैज्ञानिक शोध है। ओके, इसे हम ये बेस्ट कान ने ये जो डेफिनेट से वो बेस्ट एवं कान ने दिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं वैज्ञानिक शोध की विशेषताएं। तो वैज्ञानिक शोध की विशेषता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो किसी समस्या के समाधान का एक वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध प्रयास किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी समस्या होती है उसका क्या किया जाता है, समाधान, और समाधान का एक वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध में यानी कि क्रम में उसका प्रयास किया जाता है। मैंने अभी आपको रिसर्च के सारे स्टेप्स बता दिए थे, अभी बोली थी ना मैं कि समस्या की पहचान करना, फिर उसका क्षेत्र मर्यादित करना, उसके हेतु बनाना, है ना, ये सारी बातें क्या थी, ये तो उसके सोपान थे, यही तो क्रमबद्ध में होता है। ओके, जो रिसर्च होता है वो कैसा होता है, क्रमबद्ध होता है। ऐसे नहीं डायरेक्टली आपने बिना समस्या की पहचान की है, आपने क्षेत्र नक्की कर दिया कि भाई ये क्षेत्र है मेरी समस्या का, लेकिन समस्या क्या है, क्षेत्र तो आपने ऐसा ही ढूंढ लिया, लेकिन समस्या क्या है, समस्या कहाँ तक ये फैली हुई है, ये तो हमें पता लगाना होगा ना। हाँ, तो इस तरीके से क्रमबद्ध प्रयास किया जाता है, अनुभवों पर आधारित होता है। ये जो रिसर्च होता है, वैज्ञानिक शोध होता है, वो क्या होता है, अनुभवों पर आधारित होता है। घटनाओं या तथ्यों का परीक्षण तथा परिशुद्धता वर्णन किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, तो घटना जो होती है, जो तथ्य होते हैं उसका परीक्षण किया जाता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन यानी कि उसका परिशुद्ध वर्णन किया जाता है। विस्तृत में परीक्षण परिशुद्ध यानी कि शुद्ध वर्णन यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, शोधकर्ता जो होता है वो विश्वसनीय और वैध यानी कि वैलिड परीक्षण का प्रयोग कर आंकड़ों का क्या करता है, संग्रह करता है, डेटा कलेक्शन करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, डेटा का एनालिसिस करता है। डेटा का एनालिसिस करने के बाद वो क्या करता है, उसका रिजल्ट नक्की करता है, यानी कि उसे उसका कंक्लूजन निकालता है। ओके, कंक्लूजन निकालने के बाद वो क्या करता है, जनरलाइजेशन करता है। ओके, तो उसे सभी पर लागू किया जाता है। तो यही वैज्ञानिक शोध है। किसी नियम, सिद्धांत एवं सामान्यीकरण के विकास पर बल डाला जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, वैज्ञानिक शोध में क्या होता है कि नियम बने, मान लीजिए आपने न्यूटन का नियम है ना, तो इस तरीके से फिर सिद्धांत, सामान्यीकरण, तो ये सारी बातें वैज्ञानिक शोध की विशेषता है। कार्यविधि क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ तथा तार्किक होती है। ओके, ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि रिसर्च की विशेषताओं में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें रिसर्च के सारे जो विशेषताएं है उसमें आ जाती है। ओके, धैर्य की ज़रूरत होती है। वैज्ञानिक शोध के लिए धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं आज ही इसी बीज को बो देता हूँ और कल ये बड़ा सा पेड़ बन जाए, तो बन जाएगा ये पेड़। आज आपने ये बीज बो दिया तो क्या कल ये पेड़ बन जाएगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। उसके लिए उसका टाइम होता है, पीरियड टाइम होता है, धीरे धीरे बढ़ता है ना। आपने देखा होगा, अभी हमने जो हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं तो बहुत सारी कुछ मिसाइलें बनाते हैं, है ना, तो कुछ सैटेलाइट बनाते हैं, तो कुछ काम करते हैं, कुछ फेल भी होते हैं। तो इसका मतलब ही नहीं, आपको धैर्य रखना होता है। ऐसा नहीं, आप रिसर्च करने जाते हो तो कभी कभी क्या होता है, डाटा कलेक्ट करने जाते हो तो आपने तय किया कि मुझे 3-4 महीने में डाटा कलेक्ट करना ही करना है, लेकिन मान लीजिए आपको 3-4 महीने में डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते हो, तो फिर आप क्या करोगे, उसके तो आप उस समय आपको धैर्य रखना होगा। अगर मान लीजिए आप किसी संस्कृति पर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको वहाँ का डाटा जब कलेक्ट करना होता है
तो आपकी अपेक्षा के अनुसार वो लोग बिहेव ना भी करें, आपकी जो अपेक्षा है, आपने जो उत्कल्पनाएं बनाई है कि मैं उनकी ये सारी संस्कृति, उनकी सारी बातों को, छोटी से छोटी बातों को मैं यहाँ पर अपने रिसर्च में लूँगा, लेकिन वहाँ पर आपको छोटी से छोटी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो आपको धीरज रखनी होगी। धीरज रख कर ही आपको कार्य करना होगा। थोड़ा सा टाइम लगे तो टाइम ले लेना, लेकिन धीरज रखनी यहाँ पर आवश्यक होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वैज्ञानिक शोध सुविज्ञता की ज़रूरत होती है। वैज्ञानिक शोध में क्या होती है? सुविज्ञता की यहाँ पर ज़रूरत होती है। यानी कि यहाँ पर ऐसे ही नहीं कि मुझे कुछ रिसर्च के बारे में अगर कुछ भी पता नहीं और मैं ऐसे ही रिसर्च करने बैठ जाऊँ। हाँ, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं और वो रिसर्च करने ऐसे ही बैठ जाए तो रिसर्च, उसे थोड़ी ना रिसर्च कहेंगे। यहाँ पर सुविज्ञता होनी ज़रूरी है, यानी कि एक्सपर्टाइज होनी ज़रूरी है। आपको रिसर्च के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको पता है, आपको पीएचडी में सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल क्यों बनाने को कहते हैं वो लोग? आपको बनानी पड़ती है ना। पीएचडी में एडमिशन जब लेने होते हैं तब आप क्या करते हैं? आपको बोलते हैं रिसर्च, जो आपकी जो पीएचडी की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में क्या होती है? रिसर्च प्रपोजल आपको बनानी होती है। तो वो लोग क्यों कहते हैं? पागल है वो लोग कि आपको बोलेंगे कि भाई चलो आप रिसर्च प्रपोजल लेकर आओ। नहीं, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आप कितना रिसर्च के बारे में कितना जानते हो। कुछ भी जानते नहीं और ऐसे ही रिसर्च करने चले जाओगे तो क्या रिसर्च कर पाओगे? यहाँ पर आपको, अब तो गवर्नमेंट ने कर दी, अब तो यूजीसी ने भी कर दिया कि जब पीएचडी करनी हो आपको, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पीएचडी की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, वहाँ पर आपको पीएचडी का जो कोर्स वर्क होता है वो करना होता है। उस कोर्स वर्क के माध्यम से आपको सिखाया जाता है रिसर्च क्या है, रिसर्च किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में ब्लेंडेड मोड पर, अभी तो कोरोना की स्थिति है तो ब्लेंडेड मोड पर आपको सिखाते हैं। और फिर आपका जो रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, पीपीटी बनानी पड़ती है, उसे प्रेजेंट करना पड़ता है। तो वो लोग पागल नहीं पहले आपको इतना सारा काम करवाए, लेकिन इसके कारण क्या होता है कि आपको रिसर्च के बारे में पता चलता है कि रिसर्च असलियत में है क्या। ओके, तो इसके लिए एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी है। प्रतिकृति का गुण होना भी यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रतिकृति यानी कि जो भी शोधकर्ता द्वारा जो भी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं या फिर जो भी प्रयोग किए जाते हैं, उसके डिज़ाइन पर किस प्रकार का कोई शक है तो दूसरा जो शोधकर्ता, पहले शोधकर्ता की जो पूरी कार्यविधि को पुनः दोहराता है और निष्कर्ष की वैधता की यहाँ पर क्या करता है? जांच करता है। यानी कि कोलंबस ने जो भारत को ढूंढा था, जो प्रदेश ढूंढा था, उसी प्रदेश को अमेरिको वेस्पुची ने ढूंढा है ना। तो यही तो प्रतिकृति का गुण होता है। शोधकर्ता अपने प्राप्त परिणाम एवं निष्कर्ष को एक खास ढंग से प्रस्तुत करता है। यानी कि जो रिसर्च डिज़ाइन होती है, आपको पता होगा कि रिसर्च जो प्रपोजल होती है, तो रिसर्च प्रपोजल में रिसर्च डिज़ाइन बनाई जाती है। और जब पीएचडी की जब पर्सनल इंटरव्यू होता है ना आपका, तो वहाँ पर आपको ये पूछा जाता है कि आपकी रिसर्च डिज़ाइन किस प्रकार की। तो रिसर्च डिज़ाइन एक प्रकार का प्लानिंग होता है। रिसर्च का आपका क्या होता है? प्री प्लानिंग होता है, जिससे पता चलता है कि आप किस तरीके से रिसर्च करना चाहेंगे। तो इसी तरीके शोधकर्ता एक खास ढंग से, यानी कि वो एक खास प्रकार की जो डिज़ाइन तय करता है और डिज़ाइन के आधार पर वो क्या करता है? परिणाम एवं निष्कर्ष को वहाँ पर दर्शाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं कभी कभी वैज्ञानिक शोध में साहस की भी अत्यंत ज़रूरत पड़ती है। हाँ, बिल्कुल भी ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर हमें कभी कभी साहस की भी ज़रूरत पड़ती है। देखिए, इस बात का एक एग्जाम्पल दे देती थी। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जो कोपरनिकस था, आपने कोपरनिकस का नाम सुना होगा। तो कोपरनिकस था, उन्होंने क्या कहा था कि सौरमंडल है, जो सौरमंडल जो है उसका जो आधार है वो पृथ्वी नहीं है। कोपरनिकस ने क्या कहा था कि सौरमंडल का जो आधार है वो पृथ्वी नहीं है, लेकिन
सूर्य है। क्या बताया था कोपर्निकस ने कि सौरमंडल का जो आधार है वो पृथ्वी नहीं बल्कि क्या है, सूर्य है। तो ये बात उन्होंने जब बताई कोपर्निकस ने, तब जो दुनिया के जो धार्मिक नेता थे, उन धार्मिक नेता ने उनकी इस खोज के लिए उनका बहुत ही विरोध किया। कोपर्निकस का क्या किया, विरोध किया, ये गलत है। ओके, तुम धर्म के विरोध में जा रहे हो। ओके, धर्म ये कहता है कि सौरमंडल का आधार पृथ्वी है। धार्मिक नेताओं ने इस तरीके से किया, लेकिन तुम धर्म के विरोध में बता रहे हो कि सौरमंडल का आधार सूर्य है। ये बात गलत है। धार्मिक नेताओं ने क्या किया, उसका विरोध किया था। तो कभी कभी हमें साहस की भी ज़रूरत होती। तब ऐसे सिचुएशन में कोपर्निकस अपने जो खोज किया था, उन्होंने जो खोज की थी उस खोज पर वो अड़े रहे थे। उन्होंने अपनी खोज के बारे में अपनी विचारधारणाएं बदली नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था ये सच है ना। जो अभी हम पढ़ भी रहे हैं कि ये सच ही है। तो सौरमंडल का आधार सूर्य ही तो है। सूर्य का प्रकाश ही तो सौरमंडल के जितने भी ग्रह है उस पर पड़ता है, तो उसका आधार सूर्य ही तो हुआ है ना। तब उसके जब वैज्ञानिक या कोई भी व्यक्ति रिसर्च करता है तो ऐसी सिचुएशन आती है। एक और दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ, गैलीलियो का। आपने गैलीलियो का नाम सुना होगा। ओके, तो गैलीलियो ने बताया पृथ्वी गोल है। कैसे, पृथ्वी गोल है, ये गैलीलियो ने बताया। अब देखिए, गैलीलियो ने सारी शोध की और उसे खोज करने के बाद उसका जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि पृथ्वी जो है वो कैसे, गोल है। लेकिन जो धार्मिक नेता थे उन्होंने कहा कि गैलीलियो ने जो बताया वो गलत है। पृथ्वी गोल नहीं लेकिन सपाट है। कैसे है, सपाट है। जैसे हम देखते हैं ज़मीन को, हम देखते हैं कैसे ज़मीन हमें सपाट दिख रही है ना। हम दूर दूर तक देखते हैं तो हमें ये ज़मीन कैसे दिख रही है, सपाट दिख रही। तो ये धार्मिक नेता थे ना, धार्मिक नेता, उनका मानना था कि पृथ्वी सपाट है और गैलीलियो ने बताया पृथ्वी गोल है। अब क्या हुआ, गैलीलियो ने ये खोज तो कर ली। गैलीलियो अपने विचार पर, अपनी खोज पर अड़े रहे, लेकिन धार्मिक नेता थे, उन्होंने उसका विरोध किया और फिर गैलीलियो को जहर देकर मार दिया गया। क्या किया गया, गैलीलियो को जहर देकर मार दिया गया। तो कभी कभी इसका परिणाम जो जब हम खोज करते हैं, कुछ खोज कर, और उसके बाद देखिए अभी हम सब मानते हैं इस बात को तो हम मानते ही नहीं है ना। तो कभी कभी हम सच होते हुए भी, हमारा रिसर्च सच होने के बावजूद भी हमें कभी कभी ऐसी बिना गलती की सज़ा मिलती है। तो इसमें हमें, वैज्ञानिक शोध में हमें कभी कभी क्या होती है, साहस की भी अत्यंत ज़रूरत होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं वैज्ञानिक शोध के दोष के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिक शोध के दोष भी है। कोई भी चीज़ होती है तो उसके अगर फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ कमियां भी होती है। तो देखिए, यहाँ पर इसकी कमी ये होती है कि अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का स्वरूप, यानी कि जब हम कुछ अध्ययन, जो जिस व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं वो कभी कभी क्या होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता है, वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता, या तो फिर वो अनुभवजन्य नहीं हो पाता, या फिर वो क्रमबद्ध नहीं हो पाता, या फिर उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए कि हमें चिंतन का अध्ययन करना है। किसके बारे में, चिंतन का। अगर हमें चिंतन का अध्ययन करना है तो इसे हम प्रत्यक्ष रूप से तो देखने ही वाले नहीं। विज्ञान तो कहता है जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख सकता है, जिसे हम प्रूफ कर सकते हैं, वही बात को हम मानेंगे। लेकिन चिंतन जैसे जो प्रक्रिया होती है वो ना ही हम उसे देख सकते हैं, उसका प्रत्यक्षण तो हम कर नहीं सकते, तो उसका परीक्षण नहीं हो सकता है, फिर भी हमें उस पर अध्ययन करना पड़ता है। तो कभी कभी वैज्ञानिक शोध में ये दोष इस तरीके से देखने को मिलते हैं जो हमें व्यवहार में दिखाई नहीं देते हैं। ओके, फिर डिज़ाइन की विशेषता होती है। यहाँ पर डिज़ाइन की विशेषता में भी क्या होता है, यहाँ पर दोष आ जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए डिज़ाइन की विशेषता में क्या है, एक एग्जांपल उसमें भी ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमें किसी अध्ययनकर्ता पर अभ्यास करना है
कि वो दूरदर्शन देखने के समय वो कैसे व्यवहार करते हैं। तो आप उसे प्रयोगशाला में उन लोगों को रख के आप दूरदर्शन स्टार्ट कर दिखाएंगे और उनके व्यवहार को देखने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो लोग आपके सामने प्रयोगशाला में जो व्यवहार घर पे करते हैं दूरदर्शन देखते वक्त, क्या वो व्यवहार वो प्रयोगशाला में करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो घर वाली परिस्थिति होती है, वास्तविक परिस्थिति, और ये परिस्थिति क्या है? नियंत्रित परिस्थिति है। तो कभी कभी हमें इस तरीके से डिजाइन की विशेषता के कारण भी दोष देखने को मिलते हैं। तकनीकी परिसीमाएं, टेक्निकल जो लिमिटेशन होती है वो तो आपको पता है कि टेक्निकल लिमिटेशन में दोष देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अध्ययन का सीमित संदर्भ, यानी कि उसका जो संदर्भ होता है वो कैसा होता है? वो सीमित होता है। कभी कभी हमें सबूत अच्छे से प्राप्त नहीं होते, अगर प्राप्त भी होते तो दोषपूर्ण होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा कम सबूत मिलते हैं या फिर गलत सबूत मिल जाते हैं। तो इस तरीके से अध्ययन का सीमित संदर्भ भी यहाँ पर वैज्ञानिक शोध का दोष है। प्राक कल्पना की जांच में दोष, यानी कि जब हम प्राक कल्पना की जो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं उस वक्त भी हमें उसमें दोष दिखने को मिलते हैं। हमने मान लीजिए हम ये पता लगाना चाहते हैं कि स्वप्नों से भविष्य का पता चलता है। ओके, ये हमारी हाइपोथेसिस है कि स्वप्नों से भविष्य का पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति इसे स्वीकार करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति इसे स्वीकार करता है कि हाँ स्वप्न से भविष्य का पता चलता है, लेकिन क्या ये सब पर लागू होगा? कोई व्यक्ति है उसको अगर जो भी सपना आता है वो भविष्य में सच होता है, तो फिर क्या सभी के साथ स्वप्न आते हैं वो सभी के साथ क्या सच होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। तो कभी कभी प्राकल्पना की जांच में भी दोष आ जाता है। ओके, तो ये थी वैज्ञानिक शोध के दोष की बात। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं वैज्ञानिक शोध के सोपान के बारे में। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार 2 दिसंबर, ओके, 2 दिसंबर 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन था कि क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड कर देती हूँ ताकि आपको भी यहाँ पर पता चल जाए। यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान को सही रूप में दर्शाता है, यानी कि वैज्ञानिक जो शोध है उसके रूप को, सही रूप को दर्शाता है, यानी कि उसका जो ये जो स्टेप्स है उसे दर्शाता है। तो आपको ये स्टेप्स आपको याद रखने होंगे। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या की जो पहचान हमें करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, यानी कि ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसके बाद अवधारणा निर्माण करेंगे, यानी कि हाइपोथेसिस के निर्माण करेंगे। ओके, उसके बाद सिद्धांत का निर्माण करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, निगमित निष्कर्ष निकालेंगे, और निष्कर्ष निकालने के बाद हम उस सत्यापन की प्रविधि भी करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये जो 5 स्टेप हैं उसे आपको याद रखने हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ये 5 स्टेप याद रखने हैं। फिर से एक बार बता देती हूँ। अवलोकन, सबसे पहले क्या करना होता है, अवलोकन करना होता है। उसके बाद अवधारणा का निर्माण करना होता है, सिद्धांत का निर्माण होता है, फिर निगमित निष्कर्ष निकलता है, जो भी आपने सिद्धांत निर्माण किया है उसका निष्कर्ष निकलता है, और उसके बाद सत्यापन की प्रविधि, यानी कि जो भी प्रूफ मिले हैं उसकी हम जांच करते हैं कि ये जो प्रूफ हमें मिला है वो सही है या नहीं है। ओके, उसकी जांच हम सत्यापन की प्रविधि में करते हैं। तो इस तरीके से ये 5 सोपान आपको याद रखने हैं, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, चलिए दोस्तों, तो आज आपने वैज्ञानिक शोध के बारे में देखा। वैज्ञानिक शोध की जो विशेषताएं थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम कल से देखने वाले हैं हमारा जो रिसर्च है उसके बारे में हम देखेंगे। तो शोध के अर्थ, उसके बारे में हम, उसके प्रकार के बारे में कल हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के लिए हमें अंगूठा नहीं दुखता है, अगर दुखता है तो ना कीजिएगा, अगर नहीं दुखता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। यार, मैं इतनी मेहनत आपके लिए करती हूँ लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ही नहीं करते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।